आज के हम वीडियो में ये समझेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट बीसीए किया है तो उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल एमसीए या फिर बीटेक। और उसे बीसीए में एट लीस्ट कितना सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट एट लीस्ट कितना उसे पहले से पता हो, ताकि अगर वो किसी एनआईटी में एमसीए करना चाहे या फिर नॉन एनआईटी में किसी अच्छे प्राइवेट जो अच्छे कॉलेज हैं प्राइवेट में भी, उसमें अगर वो एमसीए या फिर बीटेक करना चाहे तो उन कॉलेजेस में पहले से हमें बीसीए में कितना पढ़ के जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जाने के बाद मैं सरवाइव कर सकूँ और मुझे एट लीस्ट 20 लाख प्लस वाली कंपनी में मैं वहाँ पे एलिजिबल हो जाऊँ। और एट लीस्ट 20 लाख प्लस वाली जो कंपनी आती हैं उसमें मैं उसको क्वालिफाई कर सकूँ और मैं वहाँ पे अपना जो पॉइंटर है उसको मेंटेन कर सकूँ। पॉइंटर मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो आती है वो पॉइंटर मांगती हैं कि एटलीस्ट आपका 7 पॉइंटर या फिर 8 पॉइंटर हो, ऐसे कुछ वो लोग मांगते हैं। तो एटलीस्ट आपको बीसीए में क्या पढ़ के जाना चाहिए या फिर आपको क्या आना चाहिए, ताकि आप एमसीए या फिर बीटेक करना चाहें उसमें आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकें और जो 20 प्लस वाली कंपनियां हैं उसको आप क्वालिफाई कर सकें। तो आओ हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले हम देख कर ये चलेंगे कि अगर हमने बीसीए करा है तो दो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। पहला और दूसरा कि हमारा एनआईटी निकल गया है, हम एनआईटी से एमसीए करना चाह रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन कि हम नॉन एनआईटीएन है, मतलब हमारा एनआईटी नहीं निकला और फिर भी हम एमसीए या फिर बीटेक फोकस करूँगा एमसीए के लिए। आओ देखते हैं। पहला कंडीशन जो है एनआईटी का है, दूसरा कंडीशन नॉन एनआईटी का है। तो नॉन एनआईटी वाले स्टूडेंट को हम सेकंड पे रखते हैं, अभी फर्स्ट वालों को हम देखते हैं। अगर किसी ने बीसीए करा है और एनआईटी उसका निकल गया है, तो एनआईटी में जाने के बाद ऑलमोस्ट जो सारी आपने सब्जेक्ट पढ़ी है कि इसमें बीसीए में पढ़ी है, वो सारे सब्जेक्ट आपको एनआईटी में एमसीए में मिलेगा। तो सोचो कि कितनी ज़्यादा हमको फ़ायदा मिल जाएगा अगर हमने बीसीए में वो सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हो, बस हम एमसीए में आके उन चीज़ों को पढ़ें जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पूछे जाते हैं किसमें, कंपनी में। तो हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बस यही डिस्कस करूँगा कि बीसीए में आप लोग क्या करके जाएं, ताकि पहले से तो आप एनआईटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहला कंडीशन जो है एनआईटी का मैं लेकर चल रहा हूँ। तो उस केस में सबसे पहले बीसीए में सब्जेक्ट क्या है। देखो मैं कुछ सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर सब्जेक्ट है आप बस उस सब्जेक्ट को उतना पढ़िए ताकि आपका पॉइंटर मेंटेन हो जाए। क्योंकि 60 प्लस जो मांगता है किसमें, वो निमसेट में मांगता है। तो आपका सिम 60 प्लस होना चाहिए एनआईटी के लिए। तो और सब्जेक्ट को उतना वरीयता दे तो ताकि आपका 60 प्लस हो, उसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा किसको देना है मैं इसको अभी डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट क्यों इतना इसको दिया जाता है कि नहीं इसको आना चाहिए स्टूडेंट को? इसलिए क्योंकि हम जिस भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं या फिर जहाँ भी हम कोई भी कंपनी में काम करेंगे, तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इंटरनली हमारा प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, कौन सा सीपीयू कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, एक टाइम पे कौन प्रोसेस चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने चल सकते हैं, कितना नहीं चल सकता है, थ्रेड कितने हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ कि एकदम डेप्थ में पढ़ के जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एट लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को उतना करके जाओ ताकि जब आप एमसीए में जाओ तो वहाँ को अच्छे से समझ में आए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और ऑपरेटिंग सिस्टम में हो क्या रहा है। तो ये देखो पहला सब्जेक्ट था। बस वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, एटलीस्ट आपको इतना तो कर ही लेना है। तो देखो दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है डेटाबेस। अच्छा ये देखो कुछ लोग ये सोचेंगे ना कि हम डेटाबेस क्यों पढ़ें, क्योंकि हमारा जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो है मशीन लर्निंग में। देखो मशीन लर्निंग में, एआई में आपका इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनियां जो आती हैं वो आपको कोर पूछेंगी, आपको कितना भी एमएल आता हो, कितना भी एआई आता हो, वो उस पर डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट पे आपको हम पूछेंगे। लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए, आपको डेटाबेस आना चाहिए। मतलब ज़्यादातर क्या होती है कि सारे कंपनियां ना वो मिक्स करके पूछती हैं, लेकिन लास्ट में उस पर ज़्यादा फोकस करती है जिसमें उनको रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस पे है तो डेटाबेस पे ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, अगर मशीन लर्निंग पे हो तो मशीन पे करेंगे, मशीन लर्निंग पे। तो देखो डेटाबेस में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको कम से कम जो की क्या होते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो क्वेरी होती है टफ वाली, उसमें नहीं जाना है। जो ज्वाइन वाली क्वेरी होती है उसको बस समझ लेना, एक दो क्वेरी समझ के कर लेना कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे काम करता है। बेसिक कुछ क्वेरी आपको करना है, बाकी सब पे आपको ध्यान नहीं देना है।
बाकी की क्या है, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि अगर आप एमसीए में जाएँ तो आपको ऐसा कुछ कीवर्ड नहीं आ जाए ताकि आपको लगे ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो पहली बार हमारे हमारे साथ हुआ है, तो ऐसा ना हो। ओके। वो थर्ड वाला पॉइंट मैं सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, वो सब्जेक्ट क्या है, वो है नेटवर्किंग। देखो बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि जो ये नेटवर्किंग सब्जेक्ट है, ये नेटवर्किंग वाली कंपनी ही बस पूछती है, ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग में जो हम यूडीपी टीसीपी पढ़ते हैं ना, प्रोटोकॉल लेयर जो है, ये सब ना मोस्टली सारे कंपनियों में काम होती हैं। नहीं, जब किसी भी डेटा को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी कहीं से फेच कर रहे हैं, तो कोई एक मीडियम तो होना चाहिए ना, कैसे हम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे कंपनियों में ये सब यूज़ होता है। तो ऐसा मत सोचना कि नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है बस केवल नेटवर्किंग वाली कंपनी में ही पूछी जाएगी। तो इसको बस बहुत नहीं, लेकिन एट लीस्ट आपको लेयर में जितनी, ये जो नेटवर्किंग का एक लेयर होता है उसमें लेयर में ऑलमोस्ट तो वही है लेयर में, मैं बता रहा हूँ जो भी कंपनी पूछती है ज़्यादातर उसी बात करती हैं। तो लेयर वाला एक बार समझ लेना कि कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें हैं बस, और ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। डेप्थ में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ जाने के, डेप्थ में जा सकते हो अगर तो आपके पास टाइम है 3 साल का, आप इसमें एमसीए की भी तैयारी कर सकते हो, और ये सारे जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट नहीं कर सकते और एमसीए की तैयारी उसके साथ करोगे तो हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं डेप्थ में जाकर तो बहुत ही अच्छी है बात है। ये दो लास्ट के दो मैं बताऊँगा, एक फोर्थ और फिफ्थ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट तो कर ही लेना, और ये सारे ऊपर जो बताया एक बार नहीं करोगे चलोगे, लेकिन इसको कुछ तो करके जाना जरूर। एक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में मैं बहुत ज़्यादा नहीं करा कि इसको पूरा डेप्थ में जाके इसको करो, सेम वही चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट होता है, कैसे स्टैक काम करता है, कैसे क्यू काम करता है, इसका मुझे कोडिंग आ जाए, और ट्री का बेसिक आ जाए, ग्राफ का बस बेसिक आ जाए, एटलीस्ट मुझे जो ओवरव्यू है चीज़ों को पता हो। ऐसा ना हो कि जब हम एमसीए करने जाए तो वहाँ पता चले ये ट्री क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे पहली बार सुनने में ऐसा ना लगे। जो पांचवा सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। इन केस में C++ भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, या फिर पाइथन भी हो सकता है। आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे C++, चाहे जावा, चाहे पाइथन, एक एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये इसलिए कराओ क्योंकि ये उप्स पे बेस्ड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस पे, और उसी पे आपको कोडिंग करनी है। तो इतने सारे सब्जेक्ट थे जो कि आपको, अगर आप किसी एनआईटी में जा रहे हैं, उस एनआईटी में जाने से पहले अगर इन सारे सब्जेक्ट को, जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताया है, इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, एटलीस्ट अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट का होगा, तो मैं 100% ये बता रहा हूँ ना, वहाँ जाके बहुत अच्छा अपना 8 पॉइंटर अच्छे से मेंटेन कर लोगे, और प्लस अपना कोडिंग पे भी अच्छे से काम कर लोगे। लेकिन जो ये करके नहीं जाते, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके नहीं कर पाएंगे। वहाँ भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको इवन कि मैं खुद हूँ, मैंने बीसीए में उतना अच्छा नहीं पढ़ा था, मैंने जो भी पढ़ा जाके एमसीए में ही एक्सप्लोर किया, सब सीखा। लेकिन ये मेरा बहुत मतलब बुरा चीज़ था कि मैंने ऐसा किया। जब मेरे पास टाइम है बीसीए में सब चीज़ें करने के लिए, तो मैं कर सकता हूँ ये सब पहले एमसीए में जाने से पहले। तो मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये सब चीज़ें एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सके तो एटलीस्ट बेसिक तो करके ही जाना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं जो 5 सब्जेक्ट बताया हूँ, ये बहुत अच्छे से आपका तैयार तो हो गया है, आपने बेसिक कर लिया है, और लिटिल बिट आप थोड़ा एडवांस भी कर लिए हैं। इतना आपने कर लिया है कि आपकी एनआईटी निकलनी चाहिए। मतलब कि जो एनआईटी कॉलेज है ना, इसको ज़्यादा आपको ध्यान देना है। मतलब अगर एक ऐसा केस हो सकता है, आपके पास 3 ईयर है बीसीए के लिए, और आपने जो बीसीए किया है 3 ईयर में, उसमें आपने उतना अच्छे से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताया वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा आपने। बस एनआईटी को क्वालिफाई करने के लिए अच्छे से मैथ आपने पढ़ा है, और रीजनिंग पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, और कंप्यूटर पढ़ा है। ये सब चीज़ें पढ़ा है क्योंकि मुझे बस एनआईटी चाहिए। इस केस में अगर आपने पढ़ा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जो आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, अगर छोड़ दिया है, बस 3 साल आपने एनआईटी पाने के लिए इतना मेहनत किया और एनआईटी आपको मिल गई, तो उतना मैटर नहीं रखेगा जो आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके पास 3 ईयर फिर मिलेगा, और 3 ईयर में आप चाहेंगे तो फिर से वो सब सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट जो मैंने बताया वो नहीं पढ़ा, आपने एमसीए एंट्रेंस का भी उतना अच्छा तैयारी नहीं किया, आपको एनआईटी भी नहीं मिला, तो इस केस में क्या हो सकता है, अब आपको 3 ईयर, अब मोस्टली ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अब 2 ईयर कर दिया है। अभी एनआईटी में 3 ईयर का एमसीए चल रहा है, लेकिन और जो यूनिवर्सिटी वहाँ 2 ईयर का हो गया है। 3 ईयर का तो ठीक है, 2 ईयर का जहाँ है वहाँ पे आपने पहले तो एमसीए की तैयारी अच्छे से नहीं की, जिससे एनआईटी नहीं मिला। दूसरी बात, आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जो मैंने 5 बताया था। अब आपके पास 2 ईयर है, 2 ईयर में जाके इस सब्जेक्ट को पढ़ना है अच्छे से, प्लस आपकी कोडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। देखो कोडिंग ये जो कर रहे हो ना, ये कोडिंग
ये 5 सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है, कोडिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी, ये 5 सब्जेक्ट आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपने BCA, ये आपका BCA है, ठीक है। अब BCA आपने करा है, BCA में आपका 2 पॉसिबिलिटी थी, एक NIT मिल गया था और एक NIT नहीं मिला था, नॉन NIT। तो ये जो आपका 2 पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी में आपने पाँचों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है और आपको NIT भी मिल गया है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान देंगे, अपने NIT में पहुँचने के बाद थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लेंगे, 100% बता रहा हूँ, 20 लाख प्लस वाली कंपनी में आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा लेकिन आपको NIT मिल गई, ये कंडीशन अगर हो जाए, ये NIT आपको मिल गई, आपको 20+ लाख की कंपनी आराम से मिल सकती है। लेकिन ये जो पहले से एक लड़का पढ़ा है 5 सब्जेक्ट अच्छे से, उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे NIT में जाके पढ़ लिए, लेकिन NIT में जाने के बाद ज़्यादातर लड़के नहीं पढ़ते, मतलब वहाँ जाने के बाद ज़्यादा चिल करने लगते हैं सब। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान कर लोगे ना, बहुत अच्छा कर सकते हो NIT में जाने के बाद वहाँ। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट तो पढ़ा है अच्छे से, लेकिन आपको NIT नहीं मिला है, तो ये वाला केस किस में आ जाता है, इस वाले में, नॉन NIT में। अब ये था कि 5 अच्छे से पढ़ा है और नॉन NIT आपकी है, तो इस केस में क्या होगा, यूनिवर्सिटी होती है, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है, उनमें कंपनियां आती हैं, लेकिन जो पैकेज ऑफर करती है ना, सेम कंपनी आएंगी, पैकेज कम कर देंगी, थोड़ा लेस करके देंगी। और बहुत ऐसा होता है कि अगर NIT में मान लो 70 कंपनी आ रही हैं, तो ये 70 कंपनी वहाँ पे इस वाले में नहीं आएंगी, वहाँ कितना आएंगी, 10 आ गई, 15 आ गई, ये भी बहुत है, इतना आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉन NIT में हो गए तो आपको मैं 20 के पास नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, आराम से मिलेगा। बस जो ये 5 सब्जेक्ट आपने अच्छा से किया है, इसको आपको कंटिन्यू रखना है 3 साल के लिए, और प्लस आपको कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग कोडिंग एकदम करनी है। अब ये कोडिंग स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, जिनको नहीं समझ में आ रहा कोडिंग कैसे स्टार्ट करना, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आप बस वीडियो को फॉलो करते चले जाइए, प्लस आप अपना पूरा फुल एफर्ट दीजिए। ये मेरा ओवरऑल व्यू था। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि BCA के बाद अगर आपको NIT मिल जा रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है ये। और अगर NIT नहीं मिल रहा है तो ऐसा मत सोचो कि NIT नहीं मिल रहा है तो आपकी लाइफ ख़त्म होगी या फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा कम से मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन अगर एक और इसमें कंडीशन लगता है, हार्ड वर्क अगर आपने इसमें प्लस कर दिया तो ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो NIT में कोई स्टूडेंट है ना, इससे ज़्यादा आप पैकेज ले लें, इन फ्यूचर में इतना अच्छा प्रोग्रेस करेंगे कि ये जो NIT वाला है उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ इसमें ऐड कर लेना, हार्ड वर्क का। इन NIT वालों में थोड़ा एडवांटेज क्या मिल जाता है कि अगर आप हार्ड वर्कर हो, अगर आप हार्ड वर्क कर लिए तो आपको 20 लाख प्लस आराम से मिल जाएगा। अगर हार्ड वर्क नहीं किए हो, ये हार्ड वर्क नहीं किए हो, फिर भी कंपनियां वहाँ इतनी ज़्यादा आती हैं कि अच्छा पैकेज तो दे ही देती हैं, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, तो इतना तो दे ही देती हैं। तो ये इनको एडवांटेज मिल जाता है। तो ओवरऑल ये है कि BCA करो, उसके बीच में MCA की भी तैयारी करो आप, के साथ साथ में आपको बेसिक को भी थोड़ा पढ़ के चलना है। अगर ये बेसिक आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर NIT मिल गया उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बस उसको कंटिन्यू रखिए, मेरा वादा है आपका 20 लाख तो मैं कम बता रहा हूँ, मेरे साथ के 23 लाख, 40 लाख प्लस ही पाए हैं, बहुत सारे लड़के पाए हैं। तो याद रखना, ना अगर करके जा रहे हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं ये जो नॉन NIT वाले हैं इनको बस यही कहूँगा कि कोडिंग अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, प्लस जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताए उस पर अच्छे से ध्यान दो, आराम से आपकी भी जो जॉब होगी बहुत अच्छा हो जाएगी। आपको बस एक मोटिवेशन के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। मेरे भैया है जो कि उन्होंने MCA की तैयारी की थी, उनका क्या था, BCA नहीं किए थे, वो BSc किए थे, उनका 60+ पॉइंटर नहीं था, I mean 60% नहीं था, तो एलिजिबल नहीं थे निमसेट के लिए। उन्होंने MC तैयारी की BHU के लिए, BHU में 55% जो होता है वो अलाउ कर देता है। तैयारी की है, उनका BHU से निकल गया, और BHU में 3 कंपनियां बस आई थी और उनका उसमें नहीं हुआ था। 5 सब्जेक्ट जो है उनका, 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयारी किए थे, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किए थे, प्लस उनकी कोडिंग बहुत ही अच्छी थी। अच्छी नहीं थी मतलब वो कोडिंग कर करके अपने आप को अच्छा बना लिए थे। ऐसा नहीं है कि पहले से सबका कोडिंग अच्छा रहता है, तो ये करके आप भी बना सकते हो। तो ये 5 सब्जेक्ट प्लस आपकी ये कोडिंग, ये जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया था, इक्वल टू उनको स्टार्टिंग में जानते हो कंपनी में कितना लगा था, 30,000 में लगा था। अब ये सोच रहे हो 30,000 में लगा था, इतना कम में लगा, सब कुछ इतना अच्छा था, वो भी BHU से पढ़े थे, ये 30,000 लगा। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अब एक बात बता रहा हूँ, अभी उनकी जो सैलरी वो है 1,75,000, ये है पर मंथ। ये पर मंथ उनको कितना हुआ, 3 ईयर हुआ है जॉब करते हुए। मेरे दोस्तों,
अब मेरी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है।